क्या आपको पता है कि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है? पहले भले ही यूनिवर्स के बारे में ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ये गोल है और इसका एक सेंटर है, पर समय के साथ साथ ये साफ होता गया कि ब्रह्मांड को गोल कहा जाना मात्र एक अंदाजा भर था। और इसी वजह से अब कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानने लगे हैं कि गोल न होने की वजह से यूनिवर्स का एक नहीं बल्कि कई सारे सेंटर्स हो सकते हैं। यूनिवर्स की साइंस को समझने के लिए सेट किए गए पैरामीटर्स की माने तो यूनिवर्स की शुरुआत आज से लगभग 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग से हुई थी और तब से इसका विस्तार हो रहा है। फिर भी ऐसा माना गया कि विस्तार का कोई केंद्र यानी सेंटर नहीं है। साइंटिस्ट ने कहा कि यूनिवर्स हर जगह से करीब करीब एक जैसा है। यूनिवर्स में हुए एक्सप्लोजन को किसी एक आम विस्फोट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यूनिवर्स किसी एक सेंटर से स्पेस में नहीं बढ़ रहा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और वैज्ञानिकों की माने तो ये सभी तरफ से और सभी जगहों पर समान रूप से बढ़ रहा है। 1929 में एडविन हबल ने घोषणा की कि उन्होंने अर्थ से अलग अलग दूरियों पर मौजूद आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज की स्पीड को ऑब्जर्व किया है और पता लगाया है कि वे जितनी दूर थी उतनी ही तेजी से वे पीछे भी हट रही थी। इससे पता चलता है कि हम फैलते हुए यूनिवर्स के सेंटर में हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर यूनिवर्स हबल के रूल के अकॉर्डिंग विस्तार कर रहा है तो ये किसी वैंटेज पॉइंट से कुछ ऐसा होगा। अगर हम गैलेक्सी बी से 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जाते हुए देखते हैं तो गैलेक्सी बी में एक एलियन हमारी गैलेक्सी ए को उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की गति से पीछे हटते हुए देखेगा। वहीं एक दूसरी गैलेक्सी सी जो बी से दोगुनी दूरी पर है हमें 20,000 किलोमीटर पर सेकंड पर पीछे हटते हुए दिखाई देगी और एलियन इसे 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जाता हुआ देखेंगे। फैलते हुए यूनिवर्स को विजुअलाइज करने का एक अच्छा तरीका है कि स्पेस के कंपैरिजन में एक फैलते हुए बलून की सरफेस को देखना। इस एनालॉजी का यूज आर्थर एडिंगटन ने 1933 की शुरुआत में अपनी बुक द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में की थी। वहीं इसी तरह से फ्रेड हॉयल ने 1960 में अपनी फेमस बुक द नेचर ऑफ द यूनिवर्स में भी समझाने की कोशिश की। हॉयल ने लिखा कि मेरे नॉन मैथमेटिकल फ्रेंड्स अक्सर मुझे बताते हैं कि उन्हें इस एक्सपेंशन को पिक्चर करने में कठिनाई होती है। बहुत सारी मैथ्स का यूज करने के अलावा मैं बलून पर कई सारे डॉट्स की मदद से एनालॉजी का यूज करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर बलून को फुलाया जाए तो डॉट्स के बीच की दूरी उसी तरह बढ़ जाती है जैसे गैलेक्सीज के बीच की दूरी। बलून का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, लेकिन इसे ठीक से समझने की जरूरत है, नहीं तो ये और ज्यादा भ्रम पैदा कर सकता है। जैसे कि हॉयल ने कहा था कि ऐसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें बलून का एग्जाम्पल निश्चित रूप से भ्रम पैदा कर सकता है। ये अप्रिशिएट करना जरूरी है कि 3 डिमेंशनल स्पेस के कंपैरिजन में बलून की 2 डिमेंशनल स्पेस से तुलना की जाती है। यानी सरफेस अगर पूरी तरह से होमोजेनस है जिसमें कोई पॉइंट नहीं है तो उसे सेंटर की तरह चुना जाना चाहिए। ऐसे में बलून का सेंटर खुद ही सरफेस पर नहीं होगा और इसे यूनिवर्स का सेंटर नहीं माना जाना चाहिए। और अगर बलून ऐसा करने में मदद करता है तो आप टाइम की फॉर्म में बलून में रेडिकल डायरेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। हॉयल ने यही सजेशन दिया था, लेकिन ये एक तरह का भ्रम भी पैदा कर सकता है। सरफेस से दूर के पॉइंट्स को यूनिवर्स का हिस्सा ना मानना बेहतर है, जैसे कि गॉस ने 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में पाया था। कर्वेचर को इंट्रिंसिक क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है, जिसे ये सोचने की आवश्यकता है कि बिना ही कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये कर्व कर रहा है, इसलिए स्पेस को बिना किसी दूसरी डिमेंशन के कर्व किया जा सकता है। गाउस ने 3 पहाड़ी चोटियों के बीच एक बड़े ट्रायंगल के एंगल को मापकर स्पेस के कर्वेचर को फिक्स करने का भी प्रयास किया। बलून की एनालॉजी के बारे में सोचते समय आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। एक कन्वेंशनल एक्सप्लोजन में मटेरियल एक सेंटर पॉइंट से फैलने की शुरुआत करता है। एक्सप्लोजन शुरू होने की कुछ देर बाद सेंटर सबसे हॉट प्लेस होगा। बाद में सेंटर से दूर फैलते हुए मटेरियल का एक स्फेरिकल शेल होगा, जब तक कि ग्रेविटी उसे वापस अर्थ पर नहीं लाती। बिग बैंग को जहां तक हम इसे समझते हैं, ये एक ऐसा कोई विस्फोट नहीं था। बिग बैंग असल में स्पेस का एक्सप्लोजन था। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि बिग बैंग का स्पेस में एक्सप्लोजन हुआ था। और इसी स्टैंडर्ड मॉडल की माने तो बिग बैंग से पहले कोई प्लेस और टाइम नहीं था। इसलिए ऐसा माना जाना चाहिए कि बिग बैंग किसी भी विस्फोट से बहुत अलग था।
जिसके हम आदी हैं और इसके लिए सेंट्रल पॉइंट होने की जरूरत नहीं है। और अगर बिग बैंग से पहले मौजूद स्पेस में एक सामान्य विस्फोट होता तो हम एम्प्टी स्पेस के साथ साथ एक्सप्लोजन के बढ़ते हुए किनारे को बहुत ही आसानी से देख सकते थे। इसके बजाय हम वापस बिग बैंग के एक्सप्लोजन को ऑब्जर्व करने पर पाते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत में कुछ गर्म गैसेस की वजह से हमें बहुत ही फेंट ग्लो देखने को मिलता है। बिग बैंग, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन सभी डायरेक्शन में इक्वली फैला होगा। इससे हमें पता चलता है कि ये किसी भी तरह से मैटर तो नहीं है जो एक पॉइंट से बाहर की ओर फैल रहा है, बल्कि ये स्पेस ही है जो समान रूप से फैलता है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि दूसरे ऑब्जर्वेशंस इस परसेप्शन का सपोर्ट करते हैं कि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है। कम से कम अब तक किए गए ऑब्जर्वेशंस की बात तो यही पाया गया। फैक्ट ये है कि यूनिवर्स समान रूप से एक्सपैंड कर रहा है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ डेंस और हॉट प्लेसेस हैं जिसे सेंटर कहा जा सकता है, लेकिन गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन और स्पीड पर की गई स्टडी से ये साफ हो जाता है कि सबसे बड़े पैरामीटर्स पर होमोजेनस है और सेंटर का पता लगाने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई साइन नहीं है। ये विचार कि यूनिवर्स को बहुत बड़े पैमाने पर एक समान होना चाहिए, जिसे 1933 में आर्थर मिल ने कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के रूप में पेश किया गया था, इससे कुछ समय पहले कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा ये तर्क दिया गया था कि ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी गैलेक्सी शामिल है। गैलेक्सी और मिल्की वे का सेंटर ही यूनिवर्स का केंद्र है। हबल ने 1924 में इस आर्गुमेंट को खत्म कर दिया जब उन्होंने दिखाया कि हमारी गैलेक्सी से बाहर भी दूसरी गैलेक्सीज मौजूद है। गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी मात्रा में स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी के बावजूद ज्यादातर कॉस्मोलॉजिस्ट साइंटिस्ट अभी भी कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल का या तो फिलोसॉफिकल रीजंस की वजह से मानते हैं, क्योंकि ये एक बेनिफिशियल हाइपोथेसिस है जिसका अभी तक किसी भी एनालिसिस ने खंडन नहीं किया है। फिर भी यूनिवर्स के बारे में हमारे परसेप्शन लाइट स्पीड और बिग बैंग के बाद फाइनाइट टाइम के लिए ही सीमित है। इसका दिखने वाला पार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन ये शायद पूरे यूनिवर्स की तुलना में बहुत ही छोटा है, जो इनफाइनाइट भी हो सकता है। हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि ऑब्जर्वेशनल होराइजन से परे यूनिवर्स का साइज क्या है, और ये जानने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि कॉस्मोलॉजिकल से रिलेटेड प्रिंसिपल की सबसे बड़ी डिस्टेंस के स्केल पर कोई वैलिडिटी है या नहीं। 1927 में जॉर्ज लेमाइत्र ने आइंस्टाइन की इक्वेशंस ऑफ रिलेटिविटी का सॉल्यूशन खोजा, जिसमें अंतरिक्ष का विस्तार होता है। उन्होंने एक्सप्लोर्ड यूनिवर्स के मॉडल के रूप में उन सॉल्यूशंस के साथ बिग बैंग थ्योरी का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा लेमेटेयर के द्वारा होमोजेनस सॉल्यूशंस को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, और आज के वक्त इन जनरल सॉल्यूशंस को फ्रेडमैन, लेमेटेयर, रॉबर्टसन, वॉकर मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आज के वक्त ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लेमेटेयर ने यूनिवर्स से जुड़ा ये एक सॉल्यूशन दिया था कि हमारा ब्रह्मांड स्फेरिकली सिमेट्रिकली एक्सपैंड हो रहा है, जिसे आज के वक्त लेमेटेयर-टॉलमन बाउंड्री सॉल्यूशन के तौर पर भी जाना जाता है। इस बारे में कहा जाता है कि ये एक तरह से यूनिवर्स के सेंटर की तरफ भी इशारा करता है, हालांकि इसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से ब्रह्मांड में पहचानने लायक सेंटर के साथ या उसके बिना और भी कम समान आकार हो सकते हैं। अगर ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स का कोई सेंटर नजर आता है तो वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं होगा। असल में इसका मतलब है कि यूनिवर्स में कई ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में पहले पाया गया था। दूसरे शब्दों में, हालांकि स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल्स बिना किसी सेंटर के एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की ओर इशारा करते हैं और ये सभी पैमानों पर खरा उतरता है, फिर भी एक संभावना है कि ये मॉडल सटीक ना हो। मतलब हमारे पास अभी भी यूनिवर्स का सेंटर किधर है, इस क्वेश्चन का कोई सही जवाब नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।